एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य, सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा चल रहा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वीडियो नंबर 26। और इस वीडियो में हम जो आपका क्वेश्चन देखेंगे आज आपके एनसीईआरटी की बुक से, आपके सिलेबस की बुक से, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी एनसीईआरटी की बुक से। और ये जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक को कवर करता है? पुनर्मूल्यांकन खाता। तो हमने जैसे इसके थ्योरेटिकल पार्ट जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या खाते बनाने होते हैं। तो वहाँ पर हमारा ये पुनर्मूल्यांकन टॉपिक आया था। तो हम ये जो सवाल देखेंगे वो पुनर्मूल्यांकन का है। तो सवाल बनाने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है, फिर उसके बाद हम इस सवाल को देखेंगे। तो देखिएगा कि ये पुनर्मूल्यांकन खाता, जब हम कोई साझेदार नया प्रवेश करता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है और क्यों ये आवश्यक है। ठीक है, तो ठीक है, देखिएगा इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, लिखा है परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण। कहने का अर्थ है कि जब नया साझेदार आता है तो क्या किया जाता है, व्यापार में जितनी भी संपत्तियां हैं उनका पुनर्मूल्यांकन मतलब फिर से मूल्यांकन किया जाता है और दायित्वों का भी पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो देखिएगा थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी की बुक में इसका जो थ्योरी दिया हुआ है, लिखा है साझेदार के प्रवेश पर नए साझेदार के प्रवेश पर यह गणना करना कि क्या फर्म की परिसंपत्तियों को उनके वर्तमान मूल्य पर दर्शाया गया है आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय क्या किया जाना चाहिए कि जो संपत्तियां हैं, व्यापार में जितनी भी संपत्तियां हैं, उनको किस मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए? वर्तमान मूल्य पर, मतलब कि आज के दिनांक पर उनका मूल्य क्या है उस दिनांक पर पुस्तक में उसको दर्शाया जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको फिर से अपनी परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। इसीलिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि पुनर्मूल्यांकन का फॉर्मेट क्या है और उसमें किस तरह लिखा जाता है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनका वर्तमान मूल्य गणना किया जाता है, मतलब पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उसको पुस्तक में उसी मूल्य पर लिखा जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखता है इस स्थिति में परिसंपत्तियों का मूल्य अधिक होगा या कम होगा। मतलब कि जब आप पुनर्मूल्यांकन करेंगे तो हो सकता है कि पुस्तक में जो आप मूल्य दिखा रहे हैं उससे उस संपत्ति का ज़्यादा भी मूल्य हो सकता है या कम भी हो सकता है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो चाहे कम हो या ज़्यादा हो, हम उसका पुनर्मूल्यांकन करेंगे। आगे लिखता है इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसी प्रकार दायित्वों का पुनः निर्धारण भी किया जाएगा। मतलब कि जो दायित्व है, बाह्य दायित्व है, पुस्तक में जो बाह्य दायित्व है उनका भी पुनर्निर्धारण किया जाएगा। निर्धारित किया जाएगा कि कितना कितना दायित्व चुकता करना है वर्तमान दिनांक पर, जो आज का दिनांक है उस दिनांक पर कितना कितना दायित्व का निर्वहन करना है। आगे लिखता है जिससे पुस्तकों में इनको उनके सही मूल्य पर लाया जा सके। कहने का अर्थ है कि जो संपत्तियां हैं और जो दायित्व हैं उनको जो आज की स्थिति है उस स्थिति पर सही मूल्य पर दर्शाया जा सके पुस्तक में, इसीलिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। आगे लिखता है कि इस समय यहाँ पर कुछ गैर अभिलेखित परिसंपत्तियां एवं दायित्व भी फर्म में हो सकते हैं। देखिएगा ये वाक्य क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो क्या ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो लिखने से छूट गई थी, गैर अभिलेख्य मतलब जो लिखने से छूट गई हैं, चाहे वो संपत्ति हो या दायित्व हो, उसको भी हम ले लेंगे। हम सवाल के माध्यम से देखेंगे कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो लिखने से छूट गई हैं, तो हम जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो उस समय इनको भी कवर किया जाएगा, लिया जाएगा। आगे बोलता है इनको भी फर्म की लेखा पुस्तकों में लाना होगा। इस उद्देश्य के लिए
फर्म पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करती है। प्रत्येक परिसंपत्तियों या दायित्व पर लाभ या हानि को इस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक वाक्य कह रहा है कि प्रत्येक संपत्तियां या दायित्व पर लाभ या हानि को इस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अभी हम फॉर्मेट में देखेंगे किस तरह इसको बनाते हैं। क्या होता है कि जब भी हम पुनर्मूल्यांकन फिर से उसकी गणना करेंगे संपत्ति या दायित्व का, तो क्या होगा, संपत्ति का मूल्य या तो भाई बढ़ के दिखाएगा, हो सकता है कि किसी संपत्ति का मूल्य ज़्यादा हो, आज के दिनांक पे हम गणना कर रहे हैं, मार्केट में किसी संपत्ति का मूल्य ज़्यादा हो, किसी संपत्ति का मूल्य कम हो। तो यदि हमने पुस्तक में कोई संपत्ति दिखा के रखी है और उसका वर्तमान मूल्य अधिक है, तो क्या होगा, लाभ हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति का मूल्य बढ़ गया। ठीक है, संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो लाभ हो गया। और यदि किसी संपत्ति का मूल्य कम हो जाए तो क्या होगा, हमको हानि हो जाएगी। तो इसी तरह जितना लाभ होता है और हानि होता है केवल उसी को लिखा जाता है, पूरी संपत्ति का मूल्य नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि भाई पुस्तक में तो संपत्ति का मूल्य तो दिखा ही रहा है, जो पुस्तकीय मूल्य है वो दिखा ही रहा है। बस हम केवल क्या देखते हैं, किस संपत्ति में हमको हानि हुई कि लाभ, यानी कि किस संपत्ति में वृद्धि हुई और किस संपत्ति में कमी हुई। जितनी वृद्धि हुई केवल उसी को लिया जाएगा और जितनी हानि हुई केवल उसी को लिया जाएगा। ठीक है, हम अभी सवाल हल करेंगे। फिर आगे लिखता है कि तथा अन्य में इसके शेष को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित करते हैं। जब पुनर्मूल्यांकन खाता बना लिया जाता है तो क्या होता है कि जिस तरह लाभ हानि खाता बनाया जाता है उसी का ये क्या होता है, एक तरह से सारांश होता है। आप जब लाभ हानि खाता बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आय हमारा क्रेडिट होता है। जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं तो क्या होता है, हमारी आय जो होती है वो इस क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है और हमारा व्यय जो होता है वो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। अब आय हमारा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमको शुद्ध लाभ हो जाएगा, और व्यय यदि ज़्यादा होगा तो हमको क्या हो जाएगा, शुद्ध हानि हो जाएगी। तो उसी तरह इसमें होता है, क्योंकि इसमें भी उसी तरह है, जितने भी लाभ होते हैं मतलब संपत्तियों से यदि वृद्धि हो रही है, संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि हो रही तो लाभ हो गया, तो संपत्ति के मूल्य की वृद्धि हम इधर लिखते हैं, लाभ इधर लिखते हैं और हानियां इधर लिखी जाती हैं। तो लाभ, यदि लाभ हो रहा है, ठीक ना, तो क्या किया जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में बांटकर जोड़ दिया जाएगा। अभी हम सवाल के माध्यम से देखेंगे। उसी तरह यदि हानि ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हानि होगा तो जितनी हानि होगी उसको साझेदारों के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में बांटकर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा, मैंने आपको यहाँ पर थियोरटिकल पार्ट समझाया उसका, पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है। क्योंकि क्या करना है कि जितनी भी संपत्तियां हैं और दायित्व हैं उनको वर्तमान मूल्य पर लाना है, वर्तमान मूल्य लाकर उनको पुस्तकीय उतने ही दाम में नहीं, उतने ही मूल्य पर वर्तमान जो हम चिट्ठा बना रहे हैं उस पर दिखाया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, मतलब अपनी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेट आप देखिएगा, ये ये हमारा फॉर्मेट है। तो यहाँ हो गया हमारा विवरण, राशि, विवरण और राशि। अब क्या किया जाएगा, इसमें संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। तो क्या होता है कि यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, यदि संपत्ति के मूल्य में, किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो क्या हो गया, लाभ हो गया। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, जो लाभ होगा वो इधर इसके क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। जितना वृद्धि होगा, जितना लाभ होगा, संपत्ति के मूल्य में जितनी वृद्धि होगी केवल उसी को लिखा जाएगा। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, मतलब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई, लाभ हो गया, भाई संपत्ति का मूल्य हमारा बढ़ गया तो व्यापार को क्या हुआ, लाभ हो गया। ठीक है, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, उसी तरह संपत्ति के मूल्य में कमी, जस्ट इसका उल्टा, संपत्ति के मूल्य में कमी इधर लिखा जाएगा। यदि किसी संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाता है तो उसको हम इधर लिखेंगे।
उसी तरह दायित्व के मूल्य में कमी, यदि किसी दायित्व के मूल्य में कमी हो गई, मतलब कि मान लीजिए क्रेडिटर को हमको 10,000 रुपये देना है और हमको पता चलता है कि अब हमको क्रेडिटर को केवल 8,000 रुपये देना, पहले 10,000 देना था और हमने पुनर्मूल्यांकन किया, पुनर्निर्धारण किया तो पता चला कि हमको 8,000 ही देना है, तो 2,000 रुपये हमारा कम हो गया, हम देने से बच गए, तो 2,000 रुपये व्यापार का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो देखेंगे दायित्व के मूल्य में कमी हो रही है, तो जितना कमी हो रही केवल उसी को लिया जाएगा, जितना लाभ हो रहा है उसी को लिया जाएगा। तो दायित्व के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी, ये दो चीजें जो है वो इधर आएंगी। फिर उसी तरह इधर दायित्व के मूल्य में वृद्धि, यदि दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो गई तो क्या होगा, तो भाई ज्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई, अब हमको ज्यादा पैसा देना है तो हमारे लिए हानि है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसमें, यदि कोई गैर, ठीक ना, अभिलेखित संपत्ति है, ये मतलब कि कोई संपत्ति ऐसी जिसको हम लिखना हमने पुस्तक में नहीं लिखाया, तो क्या है कि अब हमारी संपत्ति बढ़ रही है, लिखने से छूट छूट गई, तो छूट गई तो अब हम लिखेंगे, तो क्या हो गया, छूट गई तो हमको, भाई हमारी संपत्ति बढ़ रही है मतलब कि लाभ हो रहा है। तो गैर अभिलेखित संपत्ति, यदि कोई संपत्ति जो छूट गई लिखने से तो उसको हम अब लिखेंगे गैर अभिलेखित संपत्ति के रूप में। उसी तरह कोई दायित्व है जिस जो लिखने से छूट गया, तो पहले हमने नहीं लिखा था, अब हमको पता चल रहा है दायित्व इतना हमारा है, तो क्या होगा, हमको हानि हो गई, क्योंकि पैसा चुकता करना पड़ेगा, दायित्व बन रहा है हमारा, तो हानि, तो लिखेंगे गैर अभिलेखित दायित्व। ठीक है, तो इतनी बातें हमको लिखनी होती है, मतलब जो जो लाभ होता है उसको हम इधर लिखते हैं और जो हानियां होती हैं उसको हम इधर लिखते हैं। संपत्ति से या दायित्व से, संपत्ति या बाह्य दायित्व से यदि कोई हमको लाभ होता है तो हम इधर लिखेंगे, उसी तरह संपत्ति या बाह्य दायित्व से यदि कोई हानि होती है तो हम इधर लिखेंगे। अब क्या होगा, अब भाई हमने लिख तो लिया, अब हो सकता है इधर का जोड़ और इधर का जोड़, कभी इधर का जोड़ कभी इधर का जोड़ हमारा ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, तो इधर का जोड़ जब ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब कि लाभ है, ज़्यादा लाभ है हमारे पास, तो क्या करेंगे इस लाभ को, इस लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। कैसे हस्तांतरित करेंगे, पूंजी खाता लिखेंगे और केवल पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जो लाभ का है वो हस्तांतरित होगा उनके पुराने अनुपात में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित होगा उनके पुराने अनुपात में। नए साझेदार को कुछ भी नहीं दिया जाएगा पुनर्मूल्यांकन लाभ, क्योंकि उसने इस दायित्व और संपत्ति को नहीं बनाया है। उसी तरह यदि हानि हो जाती है तो वो भी पूंजी खाते में हस्तांतरित होगी, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में हस्तांतरित होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद हमारा दोनों तरफ का जोड़ बराबर आ जाएगा, बंद कर देंगे। तो ये मैंने आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बताया। ठीक है, इसका हमको बस इतना समझना है कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, मतलब कि वर्तमान मूल्य पर उनको लाया जाता है, इसलिए हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना होता है। ठीक है, तो आइए अब हम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके एनसीईआरटी के बुक से, पेज नंबर 171 में जाकर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, लिखा है कि दिया गया तुलन पत्र, दिया गया ये नीचे तुलन पत्र दिया हुआ, चिट्ठा दिया हुआ, ठीक है, दिया गया तुलन पत्र अ और ब का है, दिया गया तुलन पत्र अ और ब का है, जो 31 मार्च 2017 को साझेदारी व्यवसाय चला रहे हैं। ये जो चिट्ठा है वो 31 मार्च 2017 का है और इन लोग क्या कर रहे हैं, साझेदारी चला रहे हैं। ठीक है, दिया गया तुलन पत्र 31 मार्च 2017 को साझेदारी व्यवसाय चला रहे हैं। अ और ब दो एक के अनुपात में लाभ का बंटवारा करते हैं। दो साझेदार, चिट्ठा दिया हुआ है नीचे 31 मार्च 2017 का, इनका अनुपात क्या है, 2 और 1 का है, लाभ को 2 1 के अनुपात में बांटते हैं। आगे देखेंगे, चिट्ठा बताया हुआ है दायित्व पक्ष और ये संपत्ति पक्ष। दायित्व में क्या क्या बता रहा है, देवी पत्र बिल्स पेबल 10,000 रुपए, लेनदार क्रेडिटर
58,58,000 रुपए। फिर लिखा हुआ है बकाया व आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 पूंजी कैपिटल बता रहा है आ और ब का 1,80,000 और 1,50,000, 180 एंड 150। उसी तरह संपत्तियां एसेट्स बता रहा है हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड 10,000 रुपए, बैंकस्थ रोकड़ कैश एट बैंक 40,000 रुपए, विविध देनदार सन्ड्री डेप्टर 60,000 रुपीज, स्टॉक बता रहा है 40,000 रुपए, संयंत्र प्लांट बता रहा है 1,00,000 रुपए और भवन बिल्डिंग बता रहा है 1,50,000 रुपए। दोनों तरफ का आप जोड़ेंगे योग तो 4,00,000 4,00,000 का हमारा चिट्ठा का योग है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ तक, चिट्ठे तक देखा, ये सवाल का हिस्सा है। फिर उसके बाद आगे आप देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, समायोजन है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न शर्तों पर स नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ठीक है, निम्न शर्तों पर कंडीशन है, उस कंडीशन पर एक न्यू पार्टनर इंटर कर रहा है इस पार्टनरशिप में। निम्न शर्तों पर स नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। पहला, लाभ में 1/4 भाग के लिए स 1,00,000 रुपए पूंजी और 60,000 रुपए ख्याति में अपने भाग के लिए लाएगा। पहला बता रहा है कि नया साझेदार जो है उसको 1/4 1/4 पार्ट दिया जाएगा लाभ में से, और पूंजी कितना ला रहा है 1,00,000 रुपीज, ख्याति गुडविल कितना ला रहा है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए वो गुडविल ला रहा है, ख्याति ला रहा है। आगे दूसरा बोलता है संयंत्र का मूल्य 1,20,000 रुपए आका गया। देखेंगे आप इस वाक्य को, संयंत्र का मूल्य, ठीक है, उसको गणना किया गया, पुनर्मूल्यांकित किया गया कितना 1,20,000 रुपए में। ठीक ना, आप देखेंगे यहाँ पर संयंत्र कितना बता रहा है, प्लांट 1,00,000 रुपए में, पुस्तक के मूल्य उसका 1,00,000 रुपए है, मगर जब उसका गणना फिर से किया गया, वर्तमान मूल्य निकाला गया तो 1,20,000 का है। दाम बढ़ गया, मतलब हमारे संपत्ति में वृद्धि हो रही है, 20,000 की वृद्धि, तो ये क्या है, लाभ है। अब इसको आपको क्या करना होगा, लाभ के रूप में आप जब इस पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, संयंत्र लिखेंगे, संयंत्र लिखेंगे प्लांट, और यहाँ 20,000 संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, यहाँ पर संयंत्र लिखेंगे और 20,000। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम, तो देखेंगे 2 पॉइंट कहा गया है। ठीक है, नया साझेदार 1/4 भाग मिलेगा, 1,00,000 पूंजी ला रहा है और 60,000 रुपए ख्याति के ला रहा है। संयंत्र का मूल्य 1,20,000 रुपए हो गया, और भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। भवन का मूल्य, यहाँ पर भवन आप देखेंगे 1,50,000 रुपए, इसके मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि, इंक्रीज हो गया, इसका वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया, 10%, 10%, तो 1,50,000 का 10%, ठीक है, 1,50,000 का 10% आपका निकल कर आता है 15,000 रुपए। मतलब अब इसका मूल्य कितना हो गया, 1,50,000 रुपए था, उसमें 15,000 और जुड़ गया, 165,000, 1,65,000 रुपए हो गया। ठीक है, 15,000 रुपए की वृद्धि, ये 15,000 रुपए की क्या है, वृद्धि, लाभ है, तो इसको भी हम लाभ के रूप में, ठीक है, 15,000 रुपए को यहाँ पर लिखेंगे भवन, क्या लिखेंगे, भवन, और यहाँ पर 15,000 रुपए, यहाँ पर संयंत्र लिखे थे 20,000, उसी के नीचे भवन लिखेंगे कितना, 15,000 रुपए। तो ये हमने दूसरा पॉइंट तक पढ़ा। फिर उसके बाद आगे बोलता है स्टॉक का मूल्य 4,000 रुपए अधिक आंका गया, स्टॉक का मूल्य भी 4,000 बढ़ जा रहा है, ये भी हमको लाभ हो गया। यहाँ पर 40,000 देखेंगे, 4,000 और बढ़ गया, मतलब अब स्टॉक हमारे पास 44,000 का हो गया है। तो 4,000 की वृद्धि, इस 4,000 की वृद्धि को हम पुनर्मूल्यांकन में लाभ के रूप में लिखेंगे, क्रेडिट साइड। फिर आगे बोलता है चौथा पॉइंट, देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया गया। देनदारों पर मतलब कि हमारे जितने देनदार थे, सन्ड्री डेप्टर्स थे 60,000, 60,000 रुपए, उस पर क्या किया गया, प्रोविजन बनाया गया, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। ठीक है, देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया गया, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, मतलब कि हमने प्रावधान बनाया है, हमारा पैसा डूबने वाला है, देनदार हमारे 60,000 के, उसमें से 5% ऐसे लोग हैं जो हमको पैसा नहीं देते, तो उनके लिए हम क्या बना रहे हैं, प्रावधान बना रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारे लिए हानि हो गई, हम जान गए कि हमारा 5%, देनदार पे 5% हमारा पैसा डूबेगा, उसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रावधान पहले से ही एक प्रावधान बनाते हैं, अपने लाभ में से उतना पैसा बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए हानि है, क्योंकि अब हमारे देनदार 5% से हमको पैसा नहीं देंगे। हमारे देनदार कितने थे, हमारे डेटर्स थे 60,000, इसका 5% 10% होता है 6,000, 10% 6,000, उसका 5% मतलब आधा कर देंगे, तो 3,000 मतलब 3,000 रुपए, ठीक है, प्रावधान हमको बनाना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देनदारों पर 5% से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया गया। ठीक। फिर उसके बाद लिखा है गैर अभिलेखित लेनदारों की राशि 1,000 रुपए। गैर अभिलेखित लेनदार मतलब ऐसे लेनदार जिनको पुस्तक में नहीं लिखा है, तो अब पता चल रहा है, अब लिखना है। मतलब कि 1,000 रुपए हमारी देनदारी और बढ़ गई, दायित्व तो हमारा बढ़ गया, हानि हो गई। दायित्व हमारा बढ़ गया, हानि हो गई, तो इसको क्या करेंगे हम, पुनर्मूल्यांकन के इधर लिखेंगे, डेबिट पक्ष में हानि इधर लिखा जाता है। जस्ट ये लाभ एवं हानि का सारांश होता है। ठीक है, जिस तरह लाभ हानि खाता बनाया तो उसी तरह इसको भी बनाया जाता है। तो हानि इधर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद पाई गई आवश्यक रोजाना मचा प्रविष्टियां दें, साथ ही हमको पंजी प्रविष्टि करने को बोल रहा है। साथ ही स के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते एवं तुलन पत्र तैयार करें। हमको सब चीज यहाँ पर करने बोल रहा है। पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाने बोल रहा है, पूंजी खाता भी बनाने बोल रहा है, और तुलन पत्र बैलेंस शीट भी हमको बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमको तीनों बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम बनाते हैं अब। ठीक ना, हमने सवाल देखा। ठीक है, अब जब इस तरह के आपके पास सवाल आए तो आपको क्या करना है, सवाल के शुरू से चलना है, और जो जो पॉइंट्स जहां जहां पास बोल रहा है उस चीज का हमको प्रविष्टि उसी के अनुसार करना है। ठीक है, तो आइए अब हम सवाल भी पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हल भी करेंगे। ठीक है, तो हमको सवाल में पहले देखना होता है कि क्या क्या हमको बनाने बोल रहा है। तो आप देखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता आपको बनाने के लिए बोल रहा है। क्या बनाने बोल रहा है, पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम जो जो चीज बनाने बोल रहा है उसका पहले फॉर्मेट खींच लेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट खींचेंगे, विवरण राशि, विवरण राशि, इसका फॉर्मेट खींच लिया। फिर उसके बाद आपको पूंजी खाता बनाने बोल रहा है, इसका भी फॉर्मेट खींच लेंगे। साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है, दिनांक विवरण, राशि अ के लिए, राशि ब के लिए और राशि स के लिए, ये इसका फॉर्मेट है, डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष। ठीक है, फिर उसी तरह दिनांक विवरण, राशि अ के लिए, राशि ब के लिए और राशि स के लिए। ये पूंजी खाता जो है अब नए व्यापार का पूंजी खाता है, स को लेते हुए बनाया जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह अब एक नया चिट्ठा बनेगा 31 मार्च 2017 के लिए। 31 मार्च 2017 या 1 अप्रैल, 1 अप्रैल भी बोल सकते हैं। ठीक ना, 1 अप्रैल 2017 के लिए। ठीक है, जिस दिनांक पर नया साझेदार प्रवेश कर रहा है उसी दिनांक पर हम इसको बनाएंगे, नया चिट्ठा बनाएंगे। ठीक, तो आइए अब हम इस सवाल को प्रारंभ करते हैं। तो जो जो सवाल ने बोला, सवाल ने यहाँ पर आपको पंजी प्रविष्टि भी करने को बोला है। पंजी प्रविष्टि पहले मैं इन तीनों को बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम पंजी प्रविष्टि देखेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, तीनों का फॉर्मेट खींच लीजिए जो आपको सवाल ने बोला है। अब हम चलते हैं, सवाल को शुरू से पढ़ते जाएंगे, उसके अनुसार हम बनाएंगे। तो देखिएगा पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दिया गया तुलन पत्र अ और ब का है, जो 31 मार्च 2017 को साझेदारी व्यवसाय चला रहे हैं। अ और ब 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुराना अनुपात बताया हुआ है। अभी पुराना अनुपात का इस्तेमाल हम नए अनुपात की गणना करने के लिए करेंगे, तो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। बस याद रखिएगा इनका पुराना अनुपात जो है वो 2:1 का है। अब हम आते हैं नीचे बैलेंस शीट में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमको नया बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, तो क्या करना होगा, तो आप देखेंगे कि इस बैलेंस शीट में जो जो चीजें दी हुई हैं वो कहाँ जाएंगी, नए बैलेंस शीट में जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जहां जहां हम पढ़ते जाएंगे और जो जहां जहां जिस खाते में जाएगा वहां वहां उसको लिखते जाएंगे। तो बैलेंस शीट का प्रभाव जो इफेक्ट है केवल एक जगह पे पड़ेगा। इनको जहां भी लिखेंगे हम एक जगह पर ही लिखेंगे। ठीक है, और जब एडजस्टमेंट में पहुंचेंगे हम यहाँ पर, तब इनका दो दो जगह प्रभाव, दो दो इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है, इसका केवल एक जगह प्रभाव डालना है, इफेक्ट डालना है, और ये जो एडजस्टमेंट है उसका हमको दो दो जगह प्रभाव डालना है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसे दायित्व पक्ष में हम देखते हैं देवी पत्र कहाँ जाएगा, हमारा नया चिट्ठा बन रहा है, इसमें हम उसको लिख देंगे। ठीक है, बिल्स पेबल देवी पत्र को हम लिखेंगे, चिट्ठा हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं देवी पत्र। अब अमाउंट कितना है बिल्स पेबल का, अंदर में अभी लिख लेते हैं 10,000 रुपये, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ घटाव या बढ़ाव देखने को मिले। ठीक है, देवी पत्र हमने लिख दिया। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लेनदार लिखा हुआ है दूसरा। ठीक है, आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लेनदार, ये भी कहाँ जाएगा,
चिट्ठे में जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, लेनदार का अमाउंट है 58,000, इसको भी लिखेंगे लेनदार और 58,000। तो यहां लिख लेते हैं लेनदार। क्रेडिटर कितना अमाउंट दिया हुआ है, अभी अंदर लिखेंगे 58,000। दो चीजें हो गई, देखिए मैं दोनों को एक एक जगह इफेक्ट डाल रहा हूँ, दो जगह प्रभाव नहीं डाल रहा हूँ, ठीक ना। आप एक एक जगह जो चिट्ठे में जो दिया रहेगा, बैलेंस शीट में जो दिया रहेगा, उसका एक जगह ही प्रभाव डालना है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, बकाया व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ जाएगा, चिट्ठे में जाएगा, ठीक है। बकाया व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी 2000 का है, ये कहाँ जाएगा, ये भी हम जो नया चिट्ठा बना रहे हैं उसमें जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बकाया व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, 2000 रुपीज अंदर में भी लिख देते हैं, ठीक ना। ये भी हो गया। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है पूंजी। अब इसको कहाँ लिखें, क्योंकि आपने पूंजी खाता बनाया हुआ है, आप पूंजी खाता यहाँ चालू किए हैं, तो इसको आपको अभी चिट्ठे में नहीं लिखना है, क्योंकि आपको एक पूंजी खाता भी बनाने को बोला है। तो पहले इसको हम पूंजी खाता में लिखेंगे, फिर इसका पूरा कैलकुलेशन करके जो अंतिम पूंजी आएगा उस दिनांक का, ठीक है, जिस दिनांक पर हम बना रहे हैं उस दिनांक का जो अंतिम पूंजी आएगा उसको हम यहाँ पर चिट्ठे में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पूंजी अभी जाएगी कहाँ, जो हम नया पूंजी खाता बना रहे हैं उसमें जाएगी, ठीक है। तो ये हम पूंजी खाता ऊपर में ही बनाए हुए, यहाँ पर पूंजी खाते में लिख देंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया, ठीक है। कितनी कितनी पूंजी है आप देखेंगे, 1,80,000, 1,80,000 और 1,50,000 लिख देंगे दोनों को अभी। 1,80,000, अभी नया साझेदार का मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी वो टॉपिक नहीं आया है, जब वो टॉपिक आएगा तो हम उसको भी लिखेंगे इसकी पूंजी, ठीक है। तो 1,80,000 और 1,50,000 एक जगह इफेक्ट पड़ गया इसका, तो हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद इधर का हमारा जो क्रेडिट पक्ष है वो पूरा हो गया। अब डेबिट पक्ष में चलते हैं। ये हमारा दायित्व तो पूरा हो गया। अब हम चलते हैं संपत्ति में, ठीक है। हस्तस्थ रोकड़ कहाँ जाएगी, संपत्ति के रूप में हम इसको लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट हम नहीं बनाए हैं, ठीक है, अलग से हमने कोई रोकड़ खाता नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम संपत्ति पक्ष में जाकर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे संपत्ति में हस्तस्थ रोकड़, ठीक है। अभी इसको अमाउंट को हम अंदर लिखेंगे, जो 10,000 रुपये इसमें अमाउंट बता रहा है उसको हम अंदर लिखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बढ़ोतरी भी, कोई पैसा लाएगा तो बढ़ोतरी हो जाएगी। ये 10,000 दिखा रहा है, इसको हम अभी अंदर में लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखा है बैंकस्थ रोकड़, मतलब कैश एट बैंक, कितना, 40,000, ठीक है। बैंक में कितना रोकड़ हमारे पास, 40,000 रुपये, इसको भी लिख लेते हैं बैंकस्थ रोकड़, कैश एट बैंक, अमाउंट कितना है, 40,000 रुपीज, अभी अंदर में लिखते हैं। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है विविध देनदार, ठीक है, सन्ड्री डेप्टर, ये भी हमारे चिट्ठे में जाएगा, इसको भी हम लिख लेते हैं सन्ड्री डेप्टर, विविध देनदार, सन्ड्री डेप्टर, अमाउंट है हमारा 60,000, 60,000 रुपये, इसको भी अंदर में अभी लिखते हैं। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है स्टॉक, क्या दिया हुआ है, स्टॉक, ये भी हमारी संपत्ति है, स्टॉक को भी हम यहाँ पास लिख लेते हैं स्टॉक, अमाउंट है इसका 40,000 रुपये, आप देखेंगे अमाउंट इसका 40,000 रुपीज, अंदर लिखते हैं अभी। फिर आगे दिया हुआ है संयंत्र प्लांट, ठीक है, हम अभी केवल पढ़ते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, एक एक जगह पर भाव डालना। प्लांट ये भी कहाँ जाएगा, हमारे संपत्ति पक्ष में जाएगा, ठीक है। एसेट्स है, इसको भी हम लिख लेंगे प्लांट संयंत्र, अमाउंट दिया हुआ है इसका 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए। फिर उसके बाद अंतिम दिया हुआ है संपत्ति के रूप में बिल्डिंग, मतलब भवन, 1,50,000 रुपए, इसको भी लिख देते हैं भवन, बिल्डिंग 1,50,000 रुपए, 1,50,000, 1,50,000। तो ये हमारा पूरा जो हम चिट्ठा जो था उसका पूरा हमने जहां जहां जाना था वहां वहां लिख दिया। इसका सिंगल सिंगल प्रभाव, सिंगल इफेक्ट पड़ेगा, हमने सिंगल इफेक्ट दे दिया। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट में। नीचे एडजस्टमेंट में मैंने क्या बताया कि जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो दो दो जगह उसका प्रभाव डालेंगे। अब आपको क्या करना होगा, डबल इफेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ये चिट्ठा है, ये जो चिट्ठा आपने बनाया, ये चिट्ठा क्या है, पूरा एडजस्ट करके बनाया, मतलब कि इसमें सभी चीज़ें समायोजित हो चुकी हैं। तो इनका हम इसलिए एक एक जगह प्रभाव डालते हैं। मगर जब हम ये जब एडजस्टमेंट जैसे पहुंचते हैं तो क्या होता है, इनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, मतलब इसका समायोजन नहीं हुआ है, इसलिए हमको इनका समायोजित करना पड़ता है, मगर दो जगह प्रभाव डालना पड़ता है। तो देखिएगा आप, क्या लिखा हुआ है, निम्न शर्तों पर नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। नया साझेदार आ रहा है। पहला पॉइंट, लाभ में 1/4 भाग के लिए 1 लाख रुपए पूंजी और 60,000 रुपए ख्याति में अपने भाग के लिए लाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पास 1/4 दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है? इसकी सहायता से हम नया अनुपात निकालेंगे और त्याग अनुपात निकालेंगे। क्यों निकालेंगे त्याग अनुपात, क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको ख्याति का, जो ये ख्याति ला रहा है, उसका बंटवारा करना है पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में, इसलिए त्याग अनुपात हमको निकालना पड़ेगा। अब आप देखेंगे मैंने क्या बताया था कि यदि आपको सिंपल सा ऐसे दे दे 1/4, यहाँ पर देखेंगे 1/4 दिया हुआ है और यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं बताया कि ये किस तरह लेगा, तब हम क्या करेंगे, त्याग अनुपात जो इनका पुराना अनुपात है, इसी को हम त्याग अनुपात भी मान सकते हैं। ठीक है, ये 2:1 का ही त्याग अनुपात निकलेगा। मैं अभी कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा, 2:1 का ही निकलेगा। ठीक ना। तो पहले हम क्या करते हैं, त्याग अनुपात का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 लाख पूंजी लाने का और 60,000 ख्याति लाने का प्रविष्टि करेंगे और ख्याति का विभाजन का भी प्रविष्टि हम करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैलकुलेशन इसका पहले किस चीज का कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन हमारा होगा त्याग अनुपात और नया अनुपात, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा 1/4 भाग के लिए, उसी के लिए हम त्याग अनुपात और नया अनुपात निकालेंगे। तो वर्किंग नोट, ठीक है, गणना कर रहे हैं हम। पहला गणना करेंगे हम नया अनुपात के लिए, पहले गणना करेंगे हम नए अनुपात के लिए। तो 1 में से 1/4 चला गया नए साझेदार का, तो बचता है 3/4। ये किसके लिए बचता है, बाकी के दो साझेदार पुराने साझेदार उनके लिए बचता है। ये किस रूप में बांटेंगे, इनका जो पुराना अनुपात है 2:1 का, इसी में बांट लेंगे। ठीक है, तो पहला साझेदार हमारा अ है, अ के लिए नया अनुपात 3/4, बचा हुआ जो उसके लिए, उसको 2/3 में ये बांट लेगा। तो 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12। उसी तरह ब के लिए 3/4 जो उसके लिए बचा हुआ था उन दोनों के लिए, उसका 1/3 ये ले लेगा, तो 3 एकम 3 और 4/3/12, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12। अब उसी तरह स का भी नया अनुपात निकाला, क्योंकि इसका 1/4 दिया हुआ है और इन दोनों का हर कितना आया, 12 आया, तो इसको भी 12 बनाते हैं, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3/12। अब इनका नया अनुपात क्या हो गया, 6 3 3, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो नया अनुपात 2:1 का आता है, पुराना अनुपात 2:1 और नया अनुपात 2:1:1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हम त्याग अनुपात भी निकाल लेते हैं। दूसरा हमारा कैलकुलेशन है त्याग अनुपात। आप देखेंगे 2:1 का ही त्याग अनुपात आएगा। तो पहले अ के लिए त्याग अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात, अ का पुराना अनुपात है 2/3, 2/3, और नया अनुपात है 2/4। 2/3 में 2/4 जब ऋण करेंगे तो पहले हमको 3 और 4 का लसा निकालना होगा। तो 2 दूनी 4, 3 वैसे उतर जाएगा, फिर 2 एकम 2, 3 वैसे उतर जाएगा और 3 एकम 3। तो 2 दूनी 4 और 4 थे 12, तो कितना आ गया हमारा, 12 लसा आता है। अब इस 12 को 3 से भाग देंगे, भागफल 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ पास इस 12 को 4 से भाग देंगे, भागफल 3, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, भागफल 3, 3 को 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। तो यहाँ पास 8 में से जब 6 गया तो बचता है 2/12। फिर उसी तरह ब के लिए इसका त्याग अनुपात निकाल रहे हैं। इसका पुराना अनुपात 1/3 है, नया अनुपात बनता है 1/4। तो ऐसे ही लसा निकालेंगे तो आएगा 12। अब बारी बारी भाग देंगे, 12 को 3 से भाग दिए, भागफल 4, 4 एकम 4, बीच में ऋण का निशान, इस 12 को 4 से भाग दिए, भागफल 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पास आता है 1/12। आप देखेंगे 2:1 का इनका त्याग अनुपात आता है, तो वही अनुपात आया है 2:1 का। तो आपको जब भी सिंपल सा दिया रहे तो आप जो पुराना अनुपात है उसी को त्याग अनुपात मान सकते हैं, और कैलकुलेशन करना चाहें तो इस तरह कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने त्याग अनुपात निकाल लिया। ठीक है, त्याग अनुपात हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं सवाल में फिर से। तो सवाल बोलता है कि लाभ के लिए 1/4 भाग के लिए 1 लाख रुपए पूंजी और 60,000 रुपए ख्याति में अपने भाग के लिए लाएगा। तो 1 लाख रुपए पूंजी ला रहा है, जैसे ही वो पूंजी लाएगा उसका पूंजी बन जाएगा, और 60,000 रुपए जो ला रहा है वो रोकड़ में आएगा 60,000 रुपए।
मगर इसको उसके पूंजी के रूप में नहीं लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसको इसको पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा त्याग अनुपात में। ठीक है, तो पहले पूंजी की प्रवृत्ति कर लेते हैं, फिर इस ख्याति को हम देखेंगे। तो जैसे ये पूंजी लाएगा तो दो चीजें होंगी, एक तो हमारा रोकड़ बढ़ जाएगा। हम बैंक से भी कर सकते हैं या रोकड़ से भी कर सकते हैं, तो अधिकतर अधिकतर हम बैंक से करते हैं। तो क्या करते हैं, बैंक को 1 लाख रुपए से बढ़ा देते हैं। 1 लाख से बैंक बढ़ गई क्योंकि पैसा आया। अब ये पैसा, ठीक है, किस रूप में आया, पूंजी के रूप में आया, तो स का पूंजी भी बन जाएगा। तो हम यहाँ पर जो पूंजी खाता इसका बना रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे बैंक खाता को अमाउंट 1 लाख रुपए। ये 1 लाख से पूंजी लगा रहा है। ठीक, तो देखिएगा दो इफेक्ट, एक तो हमारा रोकड़ बढ़ा और दूसरी तरफ पूंजी बढ़ गई। रोकड़ कहाँ जाएगा, रोकड़ हमारे चिट्ठे में जाएगा। रोकड़ कहाँ जाएगा, हमारी परिसंपत्ति के रूप में लिखा जाएगा। और उसी तरह जब आप पूंजी को जब लिखेंगे, जब इनका पूरा पूंजी बन जाएगा, जब यहाँ पर शेष आएगा, तो ये पूंजी कहाँ लिखा जाएगा, ये पूंजी भी दायित्व के रूप में यहाँ पर लिखा जाएगा। तो एक तरफ हमारा रोकड़ बढ़ गया 1 लाख से, और एक तरफ हमारी पूंजी बढ़ गई, दोनों तरफ हमारा बैलेंसिंग हो गया। तो ये हो गई पूंजी की बात। अब पूंजी का हमने दो इफेक्ट डाला। अब उसी तरह ख्याति को हम देखेंगे। ख्याति का जैसे ही वो पैसा लाएगा 60,000 से हमारा बैंक फिर बढ़ जाएगा, बढ़ गया। हमने अपने बैंक को बढ़ा दिया 60,000 रुपए। एक प्रभाव तो पड़ गया इसका। अब दूसरा प्रभाव क्या किया जाएगा, इसको पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। जो ये ख्याति का रकम है उसको क्या किया जाएगा, पुराने साझेदारों के, ठीक है, पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो ये इनका पूंजी खाता है पुराने साझेदारों का, नए साझेदार को लेते हुए ये इनका पूंजी खाता है। तो क्या करेंगे, इनके पूंजी खाते को बढ़ाना है। पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है, बढ़ती है। तो यहां पर लिख दिया जाएगा ख्याति का जो जनरल एंट्री हम कर रहे थे, प्रतिफल खाता को, ठीक है। अब हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा क्योंकि 60,000 है, तो 60,000 कितना कितना बटा वो हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ख्याति का विभाजन का भी जो कैलकुलेशन है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 3, ख्याति का विभाजन, जो हम पहले जनरल एंट्री में कर रहे थे उसी तरह का हम देख रहे हैं। तो ख्याति का विभाजन, पहले अ के लिए कितना ला रहा है नया साझेदार, 60,000 रुपए ला रहा है ख्याति, उसका इसको कितना मिलेगा, इनके त्याग अनुपात में 2 और 1 का त्याग अनुपात है, 2/3 हिस्सा इसको प्राप्त होगा। जब आप काटेंगे इसको तो यहाँ पास हमारा हो जाता है 20,000 रुपए, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 शून्य उतर गया, 20,000 रुपए, 2 से गुणा करेंगे, 40,000 रुपए इसकी पूंजी को बढ़ा दी जाएगी। उसी तरह ब के लिए 60,000 का कितना हिस्सा उसको प्राप्त होगा, तो 60,000 का त्याग अनुपात है 1/3, इसका 1/3, तो ये 20,000 रुपए इसको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका भी हम 20,000 रुपए इसकी पूंजी को बढ़ा देंगे। तो 40,000 और 20,000, अब देखेंगे कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ख्याति का प्रतिफल यहाँ पास इसको 40,000 प्राप्त हुआ और इसको 20,000 रुपए प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। आप देखेंगे इसका भी दो प्रभाव पड़ा, एक तो हमारा संपत्ति बढ़ा और दूसरा हमारा एक पूंजी भी बढ़ रहा है, दायित्व तो हमारा बढ़ जा रहा है। अभी पूंजी यहाँ लिखाएगा तो संपत्ति बढ़ गई और दूसरी तरफ हमारी पूंजी भी बढ़ गई। इक्वेशन हमारा बराबर हो गया, चिट्ठा हमारा बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पास जो पहला पॉइंट था उसका भी हमने क्या किया, पहले पॉइंट का निपटारा कर दिया, दो जगह उसका प्रभाव डाला, ठीक है। दो जगह हमने उसका प्रभाव डाला। अब देखेंगे आप, ये पहला पॉइंट का हमने इसकी सहायता से त्याग अनुपात निकाला, इसका 2 जगह प्रभाव डाला और इसका भी हमने 2 जगह प्रभाव डाल दिया। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। लिखा है संयंत्र का मूल्य 1,20,000 रुपए आका गया। संयंत्र का मूल्य 1,20,000, आप देखेंगे यहाँ संयंत्र कितना दिखा रहा है, 1 लाख रुपए दिखा रहा है। 20,000 रुपए बढ़ गया मूल्य, जब वैल्यू रिवैल्यू किया गया तो 20,000 रुपए बढ़ गया, लाभ हो गया। हमारे संयंत्र का मूल्य 20,000 से बढ़ गया, लाभ हो गया, ठीक है। तो केवल 20,000 जो आपको लाभ कितना हुआ 20,000, ये 20,000 का लाभ आप पुनर्मूल्यांकन में दिखाएंगे, ठीक है। और लिखा है भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि। तो पहले इसको कर लेते हैं फिर भवन में चलेंगे। तो पहले संयंत्र में, ठीक है। तो कितना आपको लाभ हुआ 20,000 का, तो अब उस लाभ को कहाँ लिखना होगा, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखना होगा। तो हम यहाँ पास लिखेंगे संयंत्र प्लांट कितनी वृद्धि हो रही है 20,000 का, इसका एक जगह प्रभाव हमने डाला। अब दूसरी जगह प्रभाव क्या डालेंगे, अब आपका जो यहाँ पास बैलेंस शीट में आप जो संयंत्र दिखा रहे हैं वो तो 1 लाख से दिख रहा है, ठीक है।
तो अब इसको क्या करना होगा, वर्तमान मूल्य पे करना होगा जो हमने वैल्यूएशन किया। तो क्या करेंगे, इसमें 20,000 और जोड़ देंगे तो दूसरी जगह प्रभाव पड़ जाएगा इसका। ठीक है, ये वृद्धि को हम इसमें जोड़ देंगे तो ये दूसरी जगह प्रभाव पड़ गया। एक तरफ हमारा संयंत्र बढ़ गया, ठीक है, संपत्ति बढ़ गई, और दूसरे तरफ क्या हुआ कि ये लाभ है, लाभ बढ़ गया 20,000 से। अब लाभ क्या होगा, ये लाभ जाकर पूंजी में जुड़ता है। लाभ जो होता है वो मालिक के पूंजी में जाकर जुड़ जाता है। तो जैसे ही पूंजी में जुड़ेगा तो पूंजी बढ़ जाएगी, पूंजी बढ़ जाएगी, और पूंजी किधर लिखाती है, पूंजी इधर लिखाता है। तो आप देखेंगे 20,000 इधर भी बढ़ गया और 20,000 इधर भी बढ़ जाएगा, मतलब क्या आपका चिट्ठा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास भी हमने दो जगह इसका प्रभाव डाला, एक पुनर्मूल्यांकन खाते में, और दूसरा हमने अपने जो संपत्ति थी उसको 20,000 से बढ़ा दिया। तो ये हमारा जो पॉइंट था दूसरे नंबर का, इसका इसका हमने देख लिया। फिर उसके बाद आगे बोलता है भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि। तो हमको क्या करना होगा, पहले भवन का मूल्य जो है 1.5 लाख, इसका पहले वृद्धि इसका निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, ठीक ना। भवन भवन के मूल्य में वृद्धि। चौथा, भवन के मूल्य में वृद्धि, वृद्धि देख रहे हैं हम। ठीक है, तो भवन का मूल्य कितना है, 1.5 लाख रुपए, और इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की हो रही है। तो आप निकालेंगे अंश और हर को काटेंगे, तो 15,000 रुपए भवन के मूल्य में वृद्धि होती है। वर्किंग नोट नंबर 4 आप दिखा सकते हैं जब कैलकुलेशन वहां लिखेंगे तो। ठीक है, तो 15,000 का हमको लाभ हो गया, क्योंकि भवन के मूल्य में वृद्धि, एक संपत्ति के मूल्य में हमारी वृद्धि है, 15,000 का लाभ। तो लाभ कहाँ लिखा जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में। ठीक है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे भवन, ठीक है, भवन बिल्डिंग 15,000, 15,000 रुपए लिख दिया हमने वृद्धि। इसका एक जगह प्रभाव दिया। अब दूसरी जगह प्रभाव क्या करेंगे, क्योंकि भवन आपने कहाँ पर लिखा है, भवन हमारे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में लिखाया जाता है, ठीक ना। तो क्या होगा, आपका भवन का मूल्य अब 15,000 से बढ़ बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 165, था 1,65,000, और इसका मूल्य कितना होगा, 1,20,000। ठीक है, इसका भी दो जगह प्रभाव पड़ गया, एक तो पुनर्मूल्यांकन खाते में हमारा लाभ बढ़ गया, और दूसरा हमारा संपत्ति बढ़ गया। अभी ये जो लाभ है वो पूंजी में जुड़ेगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दोनों तरफ का चिट्ठा बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट का भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं एडजस्टमेंट में। आगे तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, संयंत्र का मूल्य 4,000 रुपए अधिक आका गया। संयंत्र बोला, स्टॉक का मूल्य, गलती से संयंत्र बोला गया, ठीक ना, सॉरी उसके लिए। लिखा है स्टॉक का मूल्य 4,000 रुपए अधिक आका गया। स्टॉक जो था उसका मूल्य कितना अधिक, 4,000 से बढ़ गया। तो आप देखेंगे स्टॉक कितना से दिखा रहा है, स्टॉक आपका 40,000 से दिखा रहा है। तो 4,000 की वृद्धि हो गई, 4,000 लाभ हो गया। इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते में, इधर क्रेडिट साइड। यहाँ लिखेंगे स्टॉक कितने मूल्य में वृद्धि हुई, उसकी 4,000 का लाभ हो गया, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। अब एक जगह इसका प्रभाव पड़ गया, आपको दूसरा चिट्ठे में इसके मूल्य को बढ़ाना होगा। तो 44,000 रुपये, 40,000 रुपये दिखा रहा है, इसको 4,000 और बढ़ा देंगे वृद्धि। तो कितना हो गया, अब ये 44,000, 44,000 रुपये हो जाएगा। तो जगह इसका भी प्रभाव हो गया। ठीक है, यहाँ एक जगह प्रभाव डाला, और दूसरा हमने यहाँ पर प्रभाव डाला, लाभ के रूप में है। अभी लाभ क्या होगा, ये जाकर पूंजी में जुड़ेगी और फिर हमारे दायित्व पक्ष में आ जाएगी। तो दोनों तरफ हमारा बराबर हो जाएगा, 4,000 रुपये। तो ये हमारा हो गया सही स्टॉक का। फिर उसके बाद आगे लिखता है कि देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया गया। देनदारों के लिए हमको क्या करना है, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाना है, मतलब 5% पैसा डूबेगा उसके लिए प्रावधान हमको बनाना है। तो डूबेगा मतलब कि हानि हो गई। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन करते हैं और इसको हानि के रूप में अपने पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे। और दूसरा, इसका दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारा देनदार उतने से अब कम हो जाएगा, क्योंकि अब 60,000 नहीं मिलेगा, 5% कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या होगा, कमी, इसमें कमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका पहले कैलकुलेशन देखते हैं कि किस तरह हमको कैलकुलेशन करना है। तो आप देखेंगे पांचवा कैलकुलेशन इसका है। ठीक है, तो संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, संदिग्ध ऋणों के लिए
के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ठीक है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान हम कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। तो संदिग्ध ऋण, डेप्टर्स कितने हैं? डेप्टर्स हमारे 60,000 हैं। और कितने लोग पैसा नहीं देंगे? 5%। 60,000 में से 5% लोग पैसा नहीं देंगे। हमको उधारी हमने दिया था और उसका 5% हमको पैसा नहीं प्राप्त होगा। कितना पैसा नहीं प्राप्त होगा? 3,000 रुपये हमको नहीं प्राप्त होगा। 600 जब काटेंगे हम यहाँ पर 600 होगा, 600 को 500 गुणा करेंगे, 3,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा। 3,000 रुपये की हमको हानि होगी, ठीक है। तो हमको हानि होगी, ठीक ना। तो हम हानि के रूप में इसको कहाँ दिखाएंगे? पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में यहाँ पर लिखेंगे संदिग्ध संदिग्ध ऋणों संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। अमाउंट हमने कितना निकाला? 3,000 रुपीज। इसका एक प्रभाव पड़ गया। दूसरा प्रभाव, हमको 3,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा, मतलब हमारे देनदार कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस करते हुए संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 3,000 रुपये माइनस करते हुए हम दिखाएंगे, ठीक ना। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 57,000 हमारा अब डेप्टर हो। 60,000 में 3,000 चला गया तो 57,000 हो जाता है। तो इसका भी दो जगह प्रभाव मैंने डाला, एक तो अपने डेप्टर्स को कम किया, देनदारों कम किया, और दूसरा इसको हानि के रूप में हमने दिखा दिया पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा लिखता है कि गैर अभिलेखित लेनदारों की राशि 1,000 रुपये पाई गई। मतलब कि कुछ लेनदार थे जिनको हमने पुस्तक में नहीं लिखा था। 1,000 रुपये से लेनदार थे जिसको पुस्तक में हमने लिखने से छूट गया। अब हम लिखेंगे, मतलब कि 1,000 रुपये की हमको हानि हो गई, पैसा और देना 1,000 रुपये, लेनदार बढ़ रहे हैं तो 1,000 रुपये हमको और देना पड़ेगा। तो हमको 1,000 रुपये का हानि हो रहा है, हमारा और पैसा जाएगा, 1,000 रुपये हानि हो गई, ठीक ना। तो इसको पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में हानि के रूप में दिखाया जाएगा। यहाँ लिखेंगे गैर अभिलेखित लेनदार क्रेडिटर 1,000 रुपये, 1,000 से बढ़ गए। अब दूसरा एक प्रभाव तो आपने डाल दिया, दूसरा आपके लेनदार बढ़ रहे हैं तो आपने लेनदार भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वृद्धि, लेनदार में वृद्धि कितना? 1,000 रुपीज, जोड़ते हुए 59,59,000 रुपये हमारा लेनदार हो जाएगा। दूसरा प्रभाव हमने यहाँ पर डाला, हमारे लेनदार बढ़ गए तो लेनदार को हमने बढ़ा दिया, और पैसा देना है, मतलब दायित्व तो हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो दो जगह हमने इसका प्रभाव दे दिया। अब आगे आगे आपको सवाल बोलता है आवश्यक रोजाना मचा प्रविष्टियां दें। रोजाना मचा प्रविष्टि देना, साथ ही स और स के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और तुलन पत्र बनाना। तो हम वो तीनों चीजें बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा सवाल हल कर दिया है, बना दिया है। अब हमको क्या करना है? अब जो ये जो खाते बनाए उनको केवल बंद करना है। तो किस तरह बंद करेंगे? पहले पुनर्मूल्यांकन खाते को बंद करेंगे। इसमें से जो भी लाभ या हानि होगा उसको उठाकर इनके पूंजी खाते में ले जाया जाएगा। अगर लाभ होगा तो इनके पूंजी में जुड़ेगा, क्योंकि मालिक, लाभ जो होता है मालिक का होता है, उनके पूंजी में जुड़ जाता है। और यदि हानि होगी तो उनके पूंजी खाते से माइनस होगा। पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है, मतलब जब भी बढ़ाना होगा तो क्रेडिट करेंगे और जब भी घटाना होगा तो डेबिट किया जाएगा। पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है और डेबिट होकर समाप्त होती है। मतलब लाभ जुड़ेगा तो इधर लिखेंगे और यदि हानि होगा तो इधर लिखा जाएगा, ये इधर माइनस किया जाएगा, ठीक ना। तो पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बंद करेंगे, इसमें से जो भी लाभ या हानि होगा उसको जाकर पूंजी खाते में जोड़ेंगे या घटाएंगे। फिर उसके बाद इसको बंद किया जाएगा और जो अंतिम पूंजी निकल कर आएगा उसको हमको दायित्व पक्ष में यहाँ पर पूंजी के रूप में दिखाना होगा। फिर दिखाने के बाद हम क्या करेंगे? फिर इसको क्लोज करेंगे, ये अपने आप ही बराबर आएगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसको बंद करते हैं, दोनों तरफ का योग हम करते हैं बारी बारी से। तो आप इधर का देखेंगे, इधर है 20,000, 15,000 और 4,000। तो 20 और 15 35, 35 और 4 39, 39,000 रुपये होता है। इधर का योग हमारा 39,000 रुपये, 39,000। और इधर का आप जब योग देखेंगे तो केवल 4,000 रुपये, मतलब इधर का जोड़ हमारा लाभ ज्यादा है। इधर का योग हमारा केवल 4,000 है, इधर का योग हमारा लाभ ज्यादा है, 39,000 है। कितना ज्यादा है? 35,000 रुपये, 35,000। 39,000 में जब 4,000 आप घटाएंगे तो 35,000 रुपये ज्यादा है। उस 35,000 को क्या किया जाएगा? उस 35,000 को पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांटकर उनके पूंजी खाते में जोड़ दिया है, क्योंकि लाभ है,
ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पूंजी खाता। ठीक है, ये पूंजी खाते में हस्तांतरित होगा ये लाभ, किसके किसके, अ और ब के, केवल अ और ब के। ठीक ना। तो यहाँ पास कितना बचा हुआ है, 35,000 रुपये इधर कम पड़ रहा है, 35,000 रुपये कम पड़ रहा है। ठीक ना, इधर 35,000 रुपये कम है, तो 35,000 का कितना भाग इसको प्राप्त होगा। तो कैलकुलेशन करते हैं, 35,000 का इसका अनुपात जो है वो 2/3 का है। 2 और 1 का इनका पुराना अनुपात है, पुराना अनुपात बटेगा। ठीक है, इनके पुराने अनुपात में बट जाएगा तो काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, फिर 3 एकम 3, 2 बचा, 2 और 0। ठीक है, 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छक 18, फिर 2 और 0 20, 3 छक 18। तो इस तरह 11,667.67 इस तरह का आएगा। ठीक है, इस तरह का हमारा आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11,666 रुपीज़ 67 पैसे को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 23,333 रुपये। फिर उसी तरह ब के लिए 35,000, इधर का लाभ 35,000 था, 35,000 ज़्यादा है, तो इस 35 का 1/3 ब को दे दिया जाएगा। तो 35,000 का 1/3 निकालेंगे तो 11,667, 3 से भाग दिए, 11,667 मैंने राउंड फिगर में कर दिया है इसको, इधर भी राउंड फिगर कर दिया है। ठीक है, इधर इधर 3 और आ रहा था, मैंने राउंड फिगर कर दिया है। तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,667, तो 23,333 और 11,667 रुपये इन दोनों का होता है। इन दोनों के पूंजी खाते में अभी ट्रांसफ़र किया जाएगा, हमने लिख दिया। इस तरह करके हम, ये हमारा खाता जो होता है वो बंद हो जाता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35,000। तो हमारा 39,000 और 39,000 39,000 और 39,000 दोनों तरफ आ जाता है। ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा, पूंजी खाते में। कहने का अर्थ है कि पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट है और पूंजी खाता क्रेडिट है। तो पूंजी खाते के क्रेडिट साइड जाएंगे, पूंजी क्योंकि लाभ है, पूंजी बढ़ाएगा, तो क्रेडिट साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन लाभ। पुनर्मूल्यांकन लाभ कितना कितना निकला इन दोनों पुराने साझेदारों का, 23,333 रुपये और 11,667 रुपये, इसका कुछ भी नहीं। अब हमने इस लाभ को भी उठाकर यहाँ पर ले आए, अब हम इसको क्लोज करेंगे। तो इसको कैसे क्लोज करेंगे, इधर का जोड़ेंगे और इधर का जोड़ेंगे। तो इधर देख रहे हैं आप, इधर का जोड़ आप जब जोड़ेंगे तो आता है 2,43,000। इसको जब आप जोड़ेंगे 1,80,000 में 40,000 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 2,20,000, उसमें 23,000 और जोड़ दिए तो 2,43,000, 2,43,333 रुपीज़। इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर उसी तरह इसमें जब आप जोड़ेंगे 1,70,000 और 11,000 और जोड़ दिए तो 1,81,000, 1,81,000, 1,81,667 रुपये और इसका जोड़ आता है 1,00,000 रुपये। अब इधर कुछ भी नहीं है, इनके डेबिट साइड में पूंजी में कुछ भी नहीं है, तो पूरा पूरा इसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, उठाकर शेष के रूप में लिख देंगे। शेष ले जाया गया 2,43,333 रुपये, 1,81,667 रुपये और यहाँ पास हो गया 1,01,00,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसको भी क्लोज कर दिया जाएगा। इसको भी हमने क्लोज किया, 2,43,333, 1,81,667 और 1,00,000 रुपये, ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, इसको भी हमने बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो पूंजी है ये अंतिम पूंजी है, इस दिनांक पर जो हमने चिट्ठा बनाया जिस दिनांक पर, उस दिनांक का ये पूंजी है, अंतिम पूंजी है। इसी को उठाकर हम पूंजी के रूप में यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी खाता। ठीक है, पहले अ के लिए हमने निकाला है 2,43,333 रुपये, ब के लिए हमने निकाला है
81,667 रुपये और स का आता है 1,00,000 रुपये। इन तीनों को हमने लिख दिया और हम जोड़ देंगे। इन तीनों की पूंजी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखेंगे जोड़कर, तो 7 3 10 की 0, एक हारसिल 6 3 9 10 की 0, 6 3 9 10 की 0, 3 1 4 1 5। ठीक है, 7 3 10 10 की 0, एक हारसिल 6 3 9 1 10 की 0, एक हारसिल, फिर उसके बाद 6 3 9 10 की 0, एक हारसिल, 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5 इसका हारसिल, फिर उसके बाद 12, तो यहाँ पर हो जाता है 12 की 2, 12 की 2, एक हारसिल, 2 1 3 1 4 1 5, 5,25,000। इधर का हमारा आता है 5,25,000। हमने पूंजी को भी लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, पूंजी भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम पूरा इसको क्लोज करेंगे। जो जो हमने अंदर लिखा है उसको हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 10,000 रुपये अंदर लिखा था, ये बाहर हो गया है। इस 2,000 को भी बाहर कर लेते हैं। उसके बाद इस 10,000 को भी बाहर कर लेते हैं। ये इसका हो गया 2,00,000 रुपये, बाहर कर देते हैं। और बैंक को हम, इसका बाहर हो चुका है, ये भी बाहर हो चुका है, ये भी बाहर हो चुका है और ये भी बाहर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 69,000। कितना हो गया, 69,000। उसमें 2,000 और जोड़ दिए। 69 में हम दो जोड़ दिए, 71,000, 71, 71,000 रुपये। 71,000 में हम क्या करेंगे, 5,25,000 को और जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो हमारा आता है 5,96,000। इधर का योग हमारा 5,96,000 आता है। आप जोड़ के देखेंगे, इधर का 69,000, 69 में दो जोड़ेंगे 71,000, और 5,25,000 में जब आप 71,000 जोड़ेंगे तो आपका 5,96,000 होता है। उसी तरह जब आप इधर जोड़ेंगे तो आपका इधर का भी आता है हमारा 5,96,000। दोनों तरफ का योग हमारा बराबर आता है 5,96,000, 5,96,000। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट था, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा, मैंने इसका जो 3 खाता बनाने को बोला था वो मैंने आपको तीनों खाता बनाकर बारी बारी बताया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पास आंसर जो है इस सवाल में वो आपका मिलान नहीं हो रहा है, क्योंकि आंसर आपको देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है पुनर्मूल्यांकन खाता 27,000 रुपये और बैलेंस शीट आपका दिया है 5,88,000, 5,88,000 रुपये। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पास स्टॉक में आप देखेंगे तो स्टॉक का मूल्य 4,000 रुपये अधिक आंका गया, मतलब स्टॉक का मूल्य 4,000 रुपये बढ़ाकर आंका गया है। ठीक है, तो यहाँ पास अगर ये लिखा होता कि स्टॉक का मूल्य कम आंका गया, मतलब कि स्टॉक का मूल्य 4,000 कम आंका गया, कमी आई, तब हम क्या करते कि यहाँ पास जो स्टॉक का मूल्य में हमने वृद्धि किया है 4,000 रुपये, उसको वृद्धि के रूप में ना लेकर हम यहाँ पास 4,000 यहाँ पास लेते। तब इधर का योग कितना होता, जो हमने यहाँ पास 4,000 रुपये वृद्धि किया उसको यहाँ ना लेकर हम क्या करते, उसको यहाँ पास लेते, 4,000 रुपये कमी के रूप में दिखाते। ठीक है, एक इफेक्ट ये होता है, ये 4,000 रुपये यहाँ पर जो वृद्धि के रूप में, लाभ के रूप में दिखाया जा रहा है, उसको यहाँ ना दिखाकर, क्योंकि कमी हानि हो रही है तो हम उसको यहाँ पास दिखाते। ठीक है, तो यहाँ पास जब दिखाते तो क्या होता, इधर 4,000 रुपये कम हो जाता, तो इधर का योग होता 35,000 और इधर का योग होता 8,000 रुपये। इधर का जोड़ होता 8,000 रुपये। तो जब 35,000 में आप 8,000 घटाते तो 27,000 रुपये इधर का अधिक बढ़कर आता। तो वही यहाँ पास पुनर्मूल्यांकन खाता दिया हुआ है 27,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको सुधार करके फिर आप इस तरह भी बना सकते हैं, या तो आप चाहें जिस तरह मैंने बताया उस तरह भी आप बना देंगे तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि सवाल ने गलती किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पास होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पास भी 5,88,000 आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्टॉक को आपने 4,000 से बढ़ा दिया। जब स्टॉक को आपने 4,000 से बढ़ा दिया
तो क्या हो गया आपका 4,000 का इधर का योग ज़्यादा आ गया, क्योंकि वहाँ पास वृद्धि आपको सवाल में बताया हुआ है। तो यदि ये 4,000 रुपये नहीं होता यहाँ पास, ठीक है, यदि ये 4,000 रुपये यहाँ पास नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पास कमी, यानी 4,000 इसमें कम हो जाता। तो 4,000 कम होता तो 5,96,000 में, ठीक है, 4,000 कम ना करके 8,000, क्योंकि 4,000 तो 4,000 और 4,000, 8,000 यहाँ पास बढ़ गया, ठीक ना। 8,000 जब यहाँ पास कम करेंगे तो आपका कितना होगा, 5,88,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैं आपको सुधार करके नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या है कि पूरा सवाल ही मेरे को करना पड़ेगा, ठीक ना। मैंने इस जो सवाल दिया हुआ है उसी के अनुसार हल कर दिया है, ठीक है। तो इसके अनुसार भी, ये सवाल के अनुसार भी हम जो बनाए वो सही आया, क्योंकि हमारा पूरा योग जो है वो पूरा बराबर आता है, ठीक है। तो आगे अब सवाल में आपको पंजी प्रविष्टि करने को बोला है, तो हमको पंजी प्रविष्टि किस तरह करना है। तो क्या करना होता है, जो जो चीजें नई हुई हैं केवल हम उसी का पंजी प्रविष्टि करते हैं। तो आप देखेंगे सवाल में क्या क्या नया हुआ है। पहले तो ख्याति, ख्याति को लाने का प्रविष्टि, फिर ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि। यहाँ पास ख्याति वो ला रहा है 60,000 रुपये, और पूंजी भी ला रहा है 1,00,000 रुपये पूंजी, और 60,000 रुपये पूंजी ख्याति ला रहा है। तो इसका प्रविष्टि करना होगा, पहले लाने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद विभाजन का प्रविष्टि, पहले पूंजी और ख्याति लाने की प्रविष्टि, फिर विभाजन की प्रविष्टि, फिर उसके बाद क्या करना होगा, इस पुनर्मूल्यांकन, क्योंकि यहाँ पास पुनर्मूल्यांकन किया गया, इस पुनर्मूल्यांकन का भी हमको प्रविष्टि करना होगा पंजी प्रविष्टि में। तो पुनर्मूल्यांकन का प्रविष्टि कैसे करेंगे, संपत्ति की जो जो हम देखेंगे यहाँ पास अभी, ठीक है, संपत्ति में जो वृद्धि है उसकी, ठीक है, और जो हानियां हुई है उसकी हम प्रविष्टि करेंगे, और उसके बाद ये जो पूंजी खाते में जो हस्तांतरित किया गया है उसका भी हम प्रविष्टि करेंगे। जो वृद्धि हुई उसकी, जो लाभ हुआ है उसका, जो हानि हुआ है उसका, और ये जो लाभ का बंटवारा हुआ उसका हम प्रविष्टि करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम पंजी प्रविष्टि इसका देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है पंजी प्रविष्टि का, ठीक है। ये हमारा पंजी प्रविष्टि का फॉर्मेट है। तो पहले ख्याति लाने का, पहले पूंजी और ख्याति लाने का प्रविष्टि हम करेंगे। तो देखेंगे बैंक में पैसा आएगा, बैंक खाता डेबिट बैंक से हमने किया है, बैंक खाता नामे, और स की पूंजी बन रही है, स पूंजी खाता से, ठीक है। और ख्याति का भी ला रहा है, ख्याति का प्रतिफल खाता। अब कितना पैसा ला रहा है, 1,00,000 रुपये पूंजी और 60,000 रुपये ख्याति। 1,60,000 रुपये लाता है, 1,60,000 से 1,00,000 की पूंजी बनेगी उसकी, और 60,000 रुपये हम ख्याति के रूप में दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे नए साझेदार द्वारा ख्याति एवं पूंजी लाया गया, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद इस ख्याति को बांटने का, विभाजन करने का प्रविष्टि पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में। तो ख्याति का प्रतिफल खाता नामे डेबिट, और पुराने साझेदारों में बांट देंगे, अ पूंजी खाता से, और ब पूंजी खाता से। तो कितना था ख्याति, 60,000 रुपये लाया था, 60,000 यहाँ पर हमने क्रेडिट किया, अब डेबिट करके क्लोज करेंगे। कितना कितना अमाउंट जाएगा, तो यहाँ पर हमने निकाला है 40,000 रुपये, आप निकाले हैं विभाजन करके, 40,000 और 20,000 हमने इसका प्रविष्टि किया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये विभाजन का प्रविष्टि 40,000 आपके पूंजी खाते में जोड़ा गया, और 20,000 रुपये इसके पूंजी खाते में जोड़ा गया, हमने कैलकुलेशन किया इसका। 40,000 20,000 यहाँ पर लिखेंगे ख्याति का विभाजन, तो ये भी हो गया हमारा। हमने दो ख्याति का जो मत था वो कर दिया, पूंजी लाया और ख्याति का विभाजन भी कर दिया। अब हमको पुनर्मूल्यांकन में जो जो चीजें नहीं हो रही है उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो चीजें वृद्धि हो रही है, संपत्ति के मूल्य में ये वृद्धि हुई है तीनों चीजें, ठीक है। तो क्या करना होगा, आप देखेंगे पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पुनर्मूल्यांकन क्रेडिट है और ये तीनों डेबिट है। संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनती है, बढ़ रही है, बन रही है। तो इन तीनों को डेबिट करेंगे और पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखिएगा इसका प्रविष्टि कैसे करेंगे। संयंत्र 20,000 रुपये, भवन 15,000 रुपये और स्टॉक 4,000 रुपये, सवाल के अनुसार, ठीक है। तो आप यहाँ पास करेंगे, संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनता है, तो संयंत्र खाता डेबिट,
भवन खाता डेबिट, और मैं स्टॉक को बढ़ोतरी के रूप में ले रहा हूँ, ठीक ना। आप यदि बढ़ोतरी के रूप में नहीं लेंगे तो फिर उसको आपको कमी के रूप में लेना होगा, ठीक है। तो स्टॉक खाता नामे, ठीक है, स्टॉक खाता नामे। अब उसके बाद कितना कितना अमाउंट, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये की वृद्धि बढ़ोतरी हो रही है, और ये 4,000 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक ना। और यहाँ पास लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाते के, ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता से आप देखेंगे किस तरह आपने प्रविष्टि किया है। संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनती है, इन तीनों को डेबिट करेंगे, और पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट साइड है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट किया जाएगा। तो संयंत्र खाता डेबिट, भवन खाता डेबिट, स्टॉक खाता डेबिट, और पुनर्मूल्यांकन खाता से तो आप जोड़ेंगे तो 39,000 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, संपत्तियों के मूल्य में, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, ठीक। उसी तरह अब हम इधर जो कमी हुई है संपत्ति, और आप देखेंगे संपत्ति के मूल्य में एक कमी हुई है, और एक हमारा जो दायित्व था उसके मूल्य में वृद्धि हुई है, मतलब दायित्व एक गैर अभिलिखित दायित्व था वो बन रहा है, ठीक ना। तो इसका भी हम प्रविष्टि कर लेते हैं, अलग अलग प्रविष्टि करेंगे, या एक साथ भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो अलग अलग हम प्रविष्टि करते हैं। देखेंगे ये पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट है और संदिग्ध ऋण क्रेडिट है, ठीक है। तो लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाता से। अमाउंट कितना है, 3,000 रुपये, और इसका भी 3,000 रुपये। संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी, या संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया गया। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब एक दायित्व भी गैर अभिलेखित दायित्व था, उसका भी हमने देखा है। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाते का डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट नामे और गैर अभिलेखित लेनदार खाता से अमाउंट कितना है, 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये यहाँ लिखेंगे। अब गैर अभिलेखित लेनदार को पुस्तकों में लिया गया। तो हमने यहाँ पास देख लिया, जो हमारे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही थी वो भी लिख दिया, और जो हमारे संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में जो कमी और वृद्धि हो रही थी उसको भी हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका प्रविष्टि जो ये लाभ जो हुआ था इसका कितना, 35,000 रुपये, उसका बंटवारा का हमको एक प्रविष्टि करना होगा पुनर्मूल्यांकन से, ठीक है। तो इसका प्रविष्टि हम कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट साइड लिखा है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट है और पूंजी खाता क्रेडिट है। तो इसी तरह क्योंकि पूंजी खाता में जाकर ये जुड़ रहा है, तो लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाता नामे, और ठीक है, इन दोनों की जो पूंजी खाता है उसको हम क्रिएट कर देंगे, अ पूंजी खाता से, और ब पूंजी खाता से, ठीक है। कितना कितना अमाउंट, 35,000 रुपये का लाभ हो रहा है, 35,000 रुपये इनके पूंजी में हस्तांतरित किया जा रहा है। 35,000 का 23,333 रुपये अ के पूंजी खाते में, और 11,667 रुपये ब के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पास पूरा हो जाता है। यहाँ पास लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन पूंजी खाते में हस्तांतरित, पुनर्मूल्यांकन लाभ, पुनर्मूल्यांकन लाभ पूंजी खाता में हस्तांतरित,
ठीक, तो ये हमारा यहाँ पास ये मैंने पंजी प्रविष्टि भी इसका कर दिया, आपका सवाल यहाँ पास ये समाप्त होता है। तो आपने देखा इस सवाल को मैंने पूरा आपका जो जो बोला था वो मैंने बनाकर बताया, ठीक है। आप यदि इसके आंसर को देखेंगे तो वहाँ पास आंसर इसका मिलान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं मिलान हो रहा है? क्योंकि यहाँ पास जो ये 4,000 रुपये दिया हुआ है वो मिसप्रिंट में दिया हुआ है, यानी यहाँ कम ही होना चाहिए मगर इसने अधिक कर दिया। अधिक की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पास ये लाभ जो है उसका 4,000 बढ़ गया। जब ये लाभ बढ़ गया तो क्या होगा, हमारी पूंजी 4,000 से इधर जो आप देखेंगे, क्योंकि लाभ पूंजी में जुड़ता है तो इधर से आपका ये 4,000 रुपये पूंजी ये दायित्व पक्ष बढ़ जाएगा। अब उसी तरह लाभ है तो वृद्धि है तो हमको क्या करना होगा, स्टॉक में भी 4,000 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इधर भी हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो एक तरह से आपका क्या हो गया, 8,000 रुपये बढ़ गया, क्योंकि 4,000 रुपये जहाँ कम होना चाहिए था वहाँ 4,000 और बढ़ गया। जो कम होना चाहिए था वो 4,000 और बढ़ गया। मतलब कि जब इसमें 4,000 आप घटाते, कमी को जब घटाते तो यहाँ पास होता 36,000, मगर हो कितना गया, 44,000। देखेंगे 8,000 की वृद्धि हो रही, उसी तरह इधर भी 8,000 की वृद्धि हो गई। ठीक है, इसी की वजह से आपका यहाँ पास क्या हो रहा है, जोड़ मिलान नहीं कर रहा है। ठीक, यदि आप इसको सही रूप में बनाएंगे तो फिर क्या करना होगा, इस 4,000 को यहाँ न लिख करके कमी के रूप में हमको इसको यहाँ पास लिखना पड़ेगा। 4,000 को हम यहाँ पास दिखाएंगे, तो जब 4,000 को यहाँ दिखाएंगे तो ये तो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो अब इसको जोड़ेंगे तो इधर का होता है जोड़ 35,000 और इधर का जोड़ जाता है 3 1 4 और 4 4 8। जब 35,000 में आप 8,000 घटाएंगे तो आपका होता है 27,000। कितना हो जाएगा यहाँ, 27,000। और जब 27,000 का 2/3 आप काटेंगे, 27,000 का जब आप 2/3 लेंगे, इसका जब निकालेंगे इसका लाभ, तो आपका निकल कर आता है 9,000, 9 दूनी 18, 18,000 और यहाँ पास हो जाएगा 9,000। 18,000 और 9,000 इनको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। अब उसको कहाँ लिखना होगा आपको, उसको आपको लिखना होगा यहाँ, 18,000 और 9,000 यहाँ पास हो जाएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे, क्योंकि अब ये नहीं रहेगा, मैंने इसको सुधार कर दिया है, ठीक है, अब ये इसको आपको नहीं देखना होगा, ठीक ना। तो फिर आप क्या करेंगे, 1,80,000 में 40,000 जोड़ेंगे, 1,20,000, 1,20,000 में 18,000 जोड़ेंगे तो 1 लाख, ये 2 लाख, 2,20,000, उसमें 2,20,000 में 18,000 जोड़ेंगे तो 2,38,000। इसका 2,38,000 आएगा। उसी तरह इसको आप जोड़ेंगे, 1,50,000 में 20,000, 1,50,000 में 20,000 जोड़ेंगे तो 1,70,000, 9,000 और जोड़ देंगे, ठीक है, 1,79,000। और इसका वैसे का वैसा रहेगा। अब यही यही इनकी अंतिम पूंजी होगी, 2,38,000 और 1,69,000, और ये इसका 1 लाख वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये नहीं रहेगा। अब ये हो गया हमारा अंतिम पूंजी भी हो गया। अब हम अंतिम पूंजी के रूप में यहाँ पास लिख देंगे इसका। तो यहाँ पास हो गया कितना निकला, 2,38,000। तो यहाँ पास 2,43,000 ना होके 2,38,000 आ जाएगा। और इसका हो जाएगा कितना, 1,79,000 और इसका हो गया 1 लाख। तो आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पास 0 0 0, 17 की 7, एक हारसिल, 10 एक 11 की 1, एक हारसिल, 2 1 3 1 4, उसमें 1 लाख और जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 5 लाख। ये 1 लाख और जुड़ जाएगा, ये बचा हुआ है, ठीक ना। 5,17,000, 5,17,000 में आपका जो ये 71,000 आया था, ठीक ना, 69 और 2 71, 71,000 और जोड़ देंगे तो आपका हो जाता है 0 0 0, 7 1 8 और 7 1 8, देखिए 5,88,000 आपका आ जाता है। ठीक है, इधर का जोड़ हमारा 5,88,000 आ गया। अब इधर का, तो इधर हमने एक चीज़ नहीं किया, इसको नहीं घटाया। ठीक है, तो इसको भी हमको क्या करना होगा, यहाँ पास जो हम यहाँ पास ये घटाव के रूप में इसको ले रहे थे, इधर जब लिख दिए थे तो क्या होगा, यहाँ पास स्टॉक में कमी हमको लिखना होगा, स्टॉक में कमी, या स्टॉक लिखकर सीधा हम इससे 4,000 दिखाएंगे। तो यहाँ भी स्टॉक को अपने क्या करना होगा, हमको कम करना होगा। 40,000 में जब 4,000 कम हो जाएगा तो यहाँ पास स्टॉक हो जाएगा हमारा 36,000। अब जब आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पास 8,000 आपका कम हो गया, तब कितना आएगा आपका जोड़, 5,88,000। आप जोड़ के देखिएगा, दोनों तरफ हमारा बराबर आएगा। तो इस अनुसार यदि आप जो जो ये मिसप्रिंट किया, यदि उसको आप सुधार करके बनाएंगे, या मतलब 4,000 को कमी के रूप में लेंगे, तब आपका यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा 27,000 और 5,88,000 हमारा आ जाएगा। तो आप चाहे तो सुधार करके बना सकते हैं, नहीं सुधार करना चाहे तो जिस तरह मैंने बनाया उसी तरह भी बना सकते हैं, दोनों तरफ से सही है। ठीक है, तो आपको ये मैंने पूरा सवाल हल करके बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये जो सवाल का हल है वो पूरा समझ आया होगा। तो मेरे चैनल पे यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें।
और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।